सर का फ्रेंड अपन बात कर रहे थे, अभी तक अपन ने किडनी की एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ी, पूरी एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ ली, कॉमन डायग्नोस्टिक रिलेशन पढ़े। कल अपन ने बात करी किसकी, रीनल फेलियर की। रीनल फेलियर का मैनेजमेंट, हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस वगैरह पढ़ा और रीनल ट्रांसप्लांट पढ़ा। आज अपना नया टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? नेफ्रोटिक सिंड्रोम। देखिएगा नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम मोस्ट पॉपुलर टॉपिक है आपका, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है? ये नेफ्रोटिक जो सिंड्रोम है मोस्ट कॉमनली कैसी प्रॉब्लम है? पेडियाट्रिक प्रॉब्लम। पेडियाट्रिक प्रॉब्लम है 90% केसेस। क्लियर है? बच्चों में ये बहुत रेयर, बहुत ज्यादा होती है, अडल्ट में बहुत रेयर होती है, लेकिन मोस्ट कॉमनली पेडियाट्रिक प्रॉब्लम है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। जस्ट लाइक ये ऑटोइम्यून डिजीज टाइप की डिजीज है, हालांकि इसका एग्जैक्ट कोज तो अननोन है, आरी बात सुने, बट ये ऑटोइम्यून टाइप की डिजीज है, इसमें मैसिव ग्लोमेरुलर डैमेज होगा। क्लियर है? कंप्लीट डैमेज तो नहीं होगा, पर ग्लोमेरुलस भारी मात्रा में डैमेज होगा, उसकी वजह से प्रोटीन्यूरिया, ओडिमा, हाइपरलिपिडीमिया और हाइपोएल्बिनीमिया होगा। ये कंडीशन क्या कहलाती है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो अगर बात कीजिएगा नेफ्रोटिक सिंड्रोम अगर डिफाइन करूं, क्लियर है? तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज मैसिव इंफ्लामेटरी कंडीशन, मैसिव यानी भारी मात्रा में, कंडीशन कैरेक्टराइज बाय डिफ्यूज। डिफ्यूज का मतलब भी क्या होता है? भारी मात्रा में। डिफ्यूज ग्लोमेरुलर डैमेज, वेरी इंपॉर्टेंट। डिफ्यूज का मतलब होता है भारी मात्रा में। ग्लोमेरुलर क्या होगा? आपका जो ग्लोमेरुलस है, बंच ऑफ कैपिलरी जब हमने पढ़ा था, एफरेंट आर्टरी और छोटी छोटी कैपिलरी में बदलता है, जिसे क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। इस ग्लोमेरुलस का भारी मात्रा में क्या होगा? डैमेज होगा। पूरा डैमेज नहीं होगा, ये ध्यान रखना। कैसा होगा? भारी मात्रा में, लेकिन कंप्लीट डैमेज नहीं होगा। तो कैरेक्टराइज बाय डिफ्यूज ग्लोमेरुलर डैमेज। कैरेक्टराइज बाय, क्लियर है? कैरेक्टराइज बाय प्रोटीन्यूरिया। प्रोटीन्यूरिया, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपोएल्ब्यूनीमिया and ओडिमा, this is known as nephrotic syndrome. यानी nephrotic syndrome is a massive inflammatory condition characterized by diffuse glomerular damage characterized by proteinuria, hyperlipidemia, hypoalbuminemia and ओडिमा। ये कैसे होंगे सिम्टम अपन एक एक को डिस्कस करेंगे अपन, पर यहाँ पे मैसिव भारी मात्रा में ग्लोमेरुलस क्या होगा? डैमेज होगा। यहाँ तो अल्ट्रेशन होगा, फिल्ट्रेशन की जीएफआर गिर जाएगी, ओलिगोयूरिया, हाइपरटेंशन ऐसे सिम्टम आएंगे, प्रोटीन लीक होगा, प्रोटीन होगा, बॉडी में प्रोटीन की कमी होगी। ये कंडीशन क्या कहलाती है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम। और मोस्ट कॉमनली कैसी प्रॉब्लम है? ये पेडियाट्रिक प्रॉब्लम, अडल्ट में बहुत रेयर होती है। नेक्स्ट देखिएगा, फिर अपन बात करें इसकी कॉजेज की, तो एग्जैक्ट कॉज इसका क्या है? इडियोपैथिक है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जैक्ट कॉज इज इडियोपैथिक। एग्जैक्ट कॉज है इसका क्या है? अननोन है, वेरी इंपॉर्टेंट। बट इसमें क्या होता है? मैसिव ग्लोमेरुलर डैमेज होता है। जो ग्लोमेरुलस है, बंच ऑफ कैपिलरीज है नेफ्रॉन की, वो क्या होगी? और भारी मात्रा में डैमेज होगी। कंप्लीट डैमेज नहीं होगी, ये फिर बार बार कह रहा हूँ, कंप्लीट डैमेज नहीं होगी। कैसे होगा? मैसिव डैमेज। क्लियर है? इसके अलावा इसकी जो रिस्क फैक्टर है, ऑटोइम्यून डिजीज हो सकती है, जैसे गुड पास्चर सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम बच्चों? गुड पास्चर सिंड्रोम। गुड पास्चर सिंड्रोम इज रेयर ऑटोइम्यून डिजीज, क्लियर है? इन विच एंटीबॉडी फॉर्म अगेंस्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एलुलाई एंड नेफ्रॉन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्या है? गुड पास्चर सिंड्रोम इज अ रेयर ऑटोइम्यून डिजीज इन विच एंटीबॉडी फॉर्मेशन अगेंस्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एलुलाई एंड नेफ्रॉन। ये जो आपके लंग के एलुलाई होते हैं, लंग के एलुलाई की बेसमेंट मेम्ब्रेन के खिलाफ, और नेफ्रॉन की जो ट्यूब्स है उनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन के अगेंस्ट क्या बन जाती है? एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी और एंटीजन कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से एलुलाई और नेफ्रॉन दोनों डिस्ट्रक्ट होंगे, और नेफ्रॉन की ग्लोमेरुलस डैमेज होगी तो क्या होगा? नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगा। क्लियर है? क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि ग्लोमेरुलस इज द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। क्लियर है? तो एग्जैक्ट अननोन है, बाकी
इसमें क्या होगा, मैसिव ग्लोमेरुलर डैमेज होगा। और अदर रिस्क फैक्टर में क्या होगा, गुड पास्चर सिंड्रोम। इसके अलावा कुछ ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से भी हो सकती है, लेकिन वो मेन कारण नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा इसकी पैथोफिजियोलॉजी। किसकी बात करेंगे बच्चों, पैथोफिजियोलॉजी। यहाँ पे इसको समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैथोफिजियोलॉजी आपने समझ ली तो साइंस चैप्टर में आप एक चुटकी में निकाल लोगे इसकी। देखिएगा पैथोफिजियोलॉजी की अगर मैं बात करूं किसकी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की। पैथोफिजियोलॉजी की अगर अपन यहाँ बात कर लें तो देखिएगा ड्यू टू अननोन ईटियोलॉजी, क्योंकि इसका जो मेन कारण है वो क्या है, इडियोपैथिक है, ये पता है। अननोन ईटियोलॉजी की वजह से क्या होगा, मैसिव ग्लोमेरुलर डैमेज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैसिव ग्लोमेरुलर क्या होगा, ग्लोमेरुलस भारी मात्रा में क्या होंगे, डैमेज। और मैसिव ग्लोमेरुलर डैमेज होगा तो क्या होगा, क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैसिव ग्लोमेरुलर डैमेज होगा तो वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लोमेरुलस स्टार्ट टू फिल्टर, बहुत ज्यादा फिल्टर होने लग जाएंगे, एबनॉर्मल फिल्टर। और वो भी कैसे, एबनॉर्मल फिल्टर होगा। क्लियर है। इसकी वजह से क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, पर्सन को क्या देखने को मिलेगा, प्रोटीनूरिया। वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली अपन ने कहा कि प्रोटीन बहुत ज्यादा फिल्टर नहीं होता है, हालांकि 24 घंटे के अंदर अमाइनो एसिड फिल्टर हो सकते हैं, लेकिन प्रोटीन बहुत या तो नहीं होता, होता तो मात्र 0 से 18 mg पर डेसिलीटर नाम मात्र का होता है। लेकिन यहाँ पे मैसिव प्रोटीनिया होगा, और प्रोटीनूरिया जो होगा आपका वेरी इंपॉर्टेंट, ये एल्ब्यूमिनुरिया होगा, फिल्टर होगा, और ये प्रोटीन यूरिन के थ्रू लॉस होगा। और 3.5 ग्राम 3.5 ग्राम ग्रेटर देन 3.5 ग्राम इन ए डे, 24 घंटे में कितने से ज्यादा प्रोटीन लॉस होगा, 3.5 ग्राम से ज्यादा, 3.5 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन लॉस होगा, प्रोटीनूरिया होगा। आप देखिएगा बॉडी में प्रोटीनूरिया होगा तो बताइए ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा कि नहीं होगा, और वेरी इंपॉर्टेंट, ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, बॉडी में ओडिमा होगा। क्या होगा, ओडिमा। और ओडिमा होगा तो पेशेंट को वेट गेन होगा कि नहीं होगा, अपने पढ़ा, प्रोटीन ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, तो मैसिव प्रोटीनूरिया होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, ओडिमा होगा, और क्या होगा, वेट गेन। नेक्स्ट, इस प्रोटीनूरिया की वजह से वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटीनूरिया की वजह से बॉडी में एल्ब्यूमिन की कमी होगी तो कंडीशन क्या कहेगी, हाइपो एल्ब्यूमिनिया। बॉडी में एल्ब्यूमिन का लेवल क्या होगा, कम। और वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटीनूरिया होगा, हाइपो एल्ब्यूमिनिया होगा, और साथ में प्रोटीनूरिया होने की वजह से वेरी इंपॉर्टेंट, यूरिन से जब प्रोटीन का लॉस होगा तो प्रोटीन में यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट होगा तो आपका जो यूरिन है वो कैसा दिखेगा, फ्रोथी। कैसा, फ्रोथी व्हाइट यूरिन। कैसा यूरिन बच्चों, फ्रोथी और व्हाइट यूरिन देखने को मिलेगा किस केस में, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। मेरी बात समझ रहे हैं आप। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद अगर बात करें अपन, पेशेंट को ओडिमा हुआ, प्रोटीन हुआ, हाइपो एल्ब्यूमिन, और धीरे धीरे ब्लड में एल्ब्यूमिन का लेवल क्या होगा, कम, क्योंकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में सबसे ज्यादा एल्ब्यूमिन का लॉस होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा प्लाज्मा प्रोटीन भी क्या है आपका, एल्ब्यूमिन है, तो उसी का लॉस ज्यादा होगा। क्लियर है। आप देखिएगा प्रोटीनूरिया होगा तो बॉडी में कंपनसेटरी मैकेनिज्म चलेगी, और मैकेनिज्म चलेगी तो देखिएगा लीवर क्या रिलीज करेगा, लीवर रिलीज आपकी बॉडी में जो स्टोर प्रोटीन है जो लीवर में पड़ा है, कौन सा, वेरी इंपॉर्टेंट, लीवर रिलीज लाइपोप्रोटीन। लीवर के अंदर जो स्टोर प्रोटीन है कौन सा, आपका ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन प्रोटीन, वो कहां पड़ा रहता है, आपके लीवर में, और किस फॉर्म में, लाइपोप्रोटीन फॉर्म में। लिपिड और प्रोटीन दोनों जुड़ के पड़े रहते हैं। तो आपका लीवर के अंदर अब जैसे प्रोटीन हो रहा है, बॉडी में हाइपो एल्ब्यूमिन हो रहा है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म चलेगी, लीवर से क्या रिलीज होगा, लाइपोप्रोटीन। क्लियर है। ये लाइपोप्रोटीन इंक्रीज, लाइपोप्रोटीन इन ब्लड, ये बॉडी लीवर से रिलीज होकर कहां आ जाएगा, ब्लड में। अब जैसे लाइपोप्रोटीन आएगा तो लाइपोप्रोटीन क्या है, लिपिड प्लस प्रोटीन। भाई लाइपोप्रोटीन में क्या है, लिपिड प्लस प्रोटीन। अब देखिएगा किडनी को तो क्या है, डैमेज हो रही है तो प्रोटीन को लॉस कराएगी, तो आपका प्रोटीन तो क्या हो जाएगा, फर्दर प्रोटीनूरिया होगा। तो प्रोटीनूरिया होगा, प्रोटीन लॉस हो जाएगा, और बचेगा क्या आपकी बॉडी में, केवल लिपिड। क्या बचेगा, केवल लिपिड। फिर वापस कंपनसेटरी मैकेनिज्म चलेगी, बड़ी बॉडी से लाइपोप्रोटीन रिलीज होकर ब्लड में आएगा, लाइपोप्रोटीन में प्रोटीन तो लॉस हो जाएगा, और बचेगा क्या, लिपिड। बार बार ऐसा होगा तो धीरे धीरे फाइनली सारा प्रोटीन लॉस हो जाएगा और लिपिड का लेवल बढ़ जाएगा, तो कंडीशन क्या कहलाएगी, हाइपरलिपिडीमिया। क्या कहलाएगी बच्चों, हाइपरलिपिडीमिया। इस तरह से इसकी पैथोफिजियोलॉजी चलती है कि अननोन ईटियोलॉजी की वजह से मैसिव ग्लोमेरुलर डैमेज होगा, ग्लोमेरुलर स्टार्ट टू फिल्ट्रेशन होगा,
तो स्पेशली क्या होगा, प्रोटीन का लॉस, और कंडीशन क्या कहलाएगी, प्रोटीनूरिया। प्रोटीनूरिया होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा और बॉडी में ओडिमा होगा और वेट गेन होगा। प्रोटीनूरिया होगा तो बॉडी में एल्ब्यूमिन का लेवल कम होगा, हाइपोएल्ब्यूमिया होगा, और प्रोटीनूरिया की वजह से बहुत ही व्हाइट यूरिन आएगा। नेक्स्ट, बॉडी में प्रोटीन की कमी हो रही तो स्टोर प्रोटीन रिलीज होगा, और स्टोर प्रोटीन कहाँ पड़ा रहता है, लिवर में। किस फॉर्म में, लाइपोप्रोटीन में। लाइपोप्रोटीन रिलीज होकर ब्लड में आएगा तो ब्लड में लाइपोप्रोटीन लेवल बढ़ेगा। लेकिन लाइपोप्रोटीन में लिपिड प्लस प्रोटीन है, किडनी को प्रोटीन को फिल्टर करने के, प्रोटीन को फिल्टर करके बॉडी से कर देगी बाहर, तो बचेगा केवल क्या, लिपिड। तो फाइनली क्या होगा, हाइपरलिपिडीमिया। इसलिए अपने पढ़ा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या होगा, आपका प्रोटीनूरिया होगा, हाइपोएल्ब्यूमिया होगा और हाइपरलिपिडीमिया। इस तीनों को क्लासिकल ट्राइड सिम्टम बोलते हैं। और साथ में क्या होगा, पेशेंट को ओडिमा देखने को मिलेगा। दिस कंडीशन इज नोन एज नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पैथोफिजियोलॉजी ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट देखिएगा साइन एंड सिम्टम। देखिएगा साइन एंड सिम्टम में देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ पे पेशेंट को प्रोटीनूरिया होगा, अर्ली स्टेज में धीरे धीरे ऑस्मोटिक प्रेशर पड़ेगा तो अर्ली सिम्टम आएगा ओडिमा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट सिम्टम, ये क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज द फर्स्ट सिम्टम ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो फर्स्ट सिम्टम क्या आएगा, ओडिमा। और ओडिमा जो होता है वो कौन सा होता है, पेरी ऑर्बिटल ओडिमा, यानी आंखों के चारों तरफ। और अर्ली मॉर्निंग में स्पेशली ये भी कब होगा, अर्ली मॉर्निंग में जब पेशेंट सुबह उठेगा तो आंखों के चारों तरफ क्या होगी, सूजन होगी, पेरी ऑर्बिटल ओडिमा होगा। और ओडिमा क्यों हो रहा है, किसकी वजह से, प्रोटीनूरिया की वजह से। और प्रोटीन हो रहा है तो डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, ओडिमा हो रहा है, साथ में क्या होगा, पेशेंट को प्रोटीनूरिया। क्या होगा, प्रोटीनूरिया। और प्रोटीनूरिया होगा तो यूरिन कैसा दिखेगा, व्हाइट फ्रोथी यूरिन। दिस इज ए क्लासिकल साइन सिम्टम ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। This is classical sign symptom of nephron white frothy urine seen in the case of nephrotic syndrome। क्योंकि प्रोटीन व्हाइट कलर का होता है, यूरिन से निकलेगा तो प्रोटीन यूरिन कैसा होगा, कैसा होगा, व्हाइट और झागदार होगा यूरिन। कैसा होगा, झागदार होगा, व्हाइट फ्रोथी यूरिन देखने को मिलेगा। ओडिमा होगा, प्रोटीनूरिया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रोटीनूरिया होगा तो बॉडी में क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटीनूरिया हो रहा है तो बॉडी में क्या होगा, क्या होगा, प्रोटीनूरिया हो रहा है तो बॉडी के अंदर हाइपोएल्ब्यूमिया होगा। बॉडी में एल्ब्यूमिन की कमी होगी कि नहीं होगी, आज बात में हाइपोएल्ब्यूमिया होगा और साथ में डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। और ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा तो बताओ ओडिमा हो रहा है, और ओडिमा हो रहा है तो क्या हो रहा है, वेट गेन होगा पेशेंट का। वेट क्या होगा, गेन होगा। नेक्स्ट, हाइपोएल्ब्यूमिया हो रहा तो डिक्रीज इम्यूनिटी, आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी होगी तो पेशेंट की इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, कम, तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हो जाएगा। क्लियर है। हाइपोएल्ब्यूमिया हो रहा है, व्हाइट फ्रोथी कलर का यूरिन हो रहा है। नेक्स्ट, और कंपनसेटरी आपका हाइपरलिपिडीमिया होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बॉडी में जैसे प्रोटीन की कमी होगी लाइपोप्रोटीन रिलीज होगा, लाइपोप्रोटीन से प्रोटीन लॉस हो जाएगा, बचेगा क्या बॉडी में लिपिड, हाइपरलिपिडीमिया होगा। और जैसे लिपिडीमिया होगा, ओडिमा होने के बाद भी क्या होगा, हाइपरटेंशन, क्योंकि लिपिड बढ़ेगा, लिपिड आपके किस में जम जाएगा, ब्लड वेसल्स में, तो ब्लड वेसल्स नैरो होगी तो फाइनली क्या होगा, हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन होगा, आपका ग्लोमेरुलर डैमेज होगा तो फाइनली क्या होगा, ओलिगोयूरिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, ओलिगोयूरिया। इसके अलावा डायसूरिया हो सकता है, पेनफुल यूरिनेशन हो सकता है। इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या हो सकता है आपका, डायसूरिया, ओलिगोयूरिया, हाइपरटेंशन हो सकता है, हाइपरलिपिडीमिया, डिक्रीज इम्यूनिटी, वेट गेन, डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइपोएल्ब्यूमिया। क्लासिकल साइन सिम्टम व्हाइट फ्रोथी यूरिन ऑन फर्स्ट सिम्टम इज ओडिमा। और ओडिमा सबसे पहले कहाँ होता है, पेरी ऑर्बिटल ओडिमा देखना। डायसूरिया हो सकता है, और अगर मेसिव डैमेज हो तो फाइनली क्या हो सकता है, हीमेचूरिया हो सकता है। क्या हो सकता है, हीमेचूरिया हो सकता है। क्लियर है। और भी काफी सिम्टम देखने को मिलते हैं, फीवर आ सकता है, बहुत सारे सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, पर मेन सिम्टम है ये किस केस में, आपका वेरी इंपॉर्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। नेक्स्ट देखिएगा, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा बच्चों, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आप हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। हिस्ट्री में आपको फ्रोथी यूरिन देखने को मिल सकता है, पेरी ऑर्बिटल ओडिमा हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है। इसके अलावा सीरम लिपिड लेवल, क्योंकि हाइपरलिपिडीमिया तो लिपिड लेवल क्या मिलेगा आपको, इंक्रीज मिलेगा। नेक्स्ट, सीरम प्लाज्मा प्रोटीन लेवल,
और आप सीरम प्लाज्मा प्रोटीन लेवल मिलोगे तो स्पेसिफिक कौन कम मिलेगा, एल्बुमिन का लेवल क्या मिलेगा आपको, कम। इसके अलावा सीबीसी कराएं आप, क्या कराएं, सीबीसी। सीबीसी कराओगे तो पेशेंट को हेमोफीलिया हो रहा है तो डिक्रीज आरबीसी भी देखने को मिलेगी, आरबीसी कम मिलेगी। और मेसी इन्फ्लामेटरी डिजीज है तो इंक्रीज ईएसआर, आपके इथोसाइट सेडिमेंटेशन रेट क्या मिलेगी आपको, बढ़ी हुई। क्लियर है, ऐसे जनरल डायग्नोसिस करा सकते हैं। क्लियर है, इसके अलावा रीनल एंजियोग्राफी करा सकते हैं, एमआरआई सीटी करा सकते हैं, किडनी के फंक्शन को देखने के लिए एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट करा के देख सकते हैं, विडाल टेस्ट वगैरह, पर ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, डायग्नोसिस के बाद देखिएगा, उसके बाद आ जाइए आप मैनेजमेंट। क्या चीज, मैनेजमेंट। देखिएगा मैनेजमेंट में वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले बात करते हैं फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट। कौन सा मैनेजमेंट बच्चों, फार्मा। और स्टेरॉइड अननोन इटियोलॉजी की है, तो यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस रहता है कोर्टिकोस्टेरॉइड। क्लियर है, फॉर एग्जांपल डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रेडनिसोन, प्रेडनिसोलोन, आईवास में बहुत सारी आपकी स्टेरॉइड होती है। ये मेसी इन्फ्लामेटरी डिजीज और इन्फ्लामेशन को एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग कौन होती है, स्टेरॉइड। इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, क्या, स्टेरॉइड। और कहीं पे भी आप स्टेरॉइड दे रहे हो तो गिफ्ट के रूप में हमेशा क्या दें, एंटासिड, क्योंकि अपन ने पढ़ा स्टेरॉइड एचसीएल सिक्रेशन को बढ़ाते हैं, गैस्ट्रिक एसिड कर सकते हैं, पेप्टिक अल्सर कर सकते हैं, इसलिए साथ में क्या दें, उसके साइड इफेक्ट को रोकने के लिए एंटा एसिड दें। क्लियर है। अदर ड्रग में देखिएगा आप डायरेटिक्स दे पेशेंट को, क्या दे, डायरेक्ट। और डायरेक्टिक्स में स्पेशली क्या देंगे, लूप डायरेटिक्स। फॉर एग्जांपल फ्रूसोमाइड। फ्रूसोमाइड दोगे तो क्या देखने को मिलेगा आपको, ओडिमा हो रहा था, उधर हाइपरवोलिमिया हो रहा था, वॉल्यूम को कम करने के लिए क्या दोगे आप, फ्रूसोमाइड। क्लियर है। और हाइपोनेट्रिमिया हो रहा था, हाइपरकैलेमिया हो रहा था, कुछ एबनॉर्मल इंबैलेंस, साइन सिम्टम में 3 चीजें और ऐड करनी है आपको। पेशेंट को हाइपरटेंशन होगा, हाइपरवोलिमिया होगा क्योंकि यूरिन आउटपुट कम हो रहा है, ओडिमा हो रहा है, हाइपरवोलिमिया हो रहा है तो और क्या होगा, हाइपरटेंशन। आईवास में हाइपरवोलिमिया होने से वेट गेन भी हो रहा है। इसके अलावा आपका पेशेंट का हाइपरवोलिमिया की वजह अगर लंबे समय तक रहे और फूड वॉल्यूम बढ़े तो सोडियम डाइल्यूशन होगा, तो सोडियम बॉडी में क्या हो जाएगा, कम। तो हाइपोनेट्रिमिया और हाइपरनेट्रिमिया होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, हाइपरकैलेमिया। तो अपन इन सब इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए क्या देंगे, फ्रूसोमाइड या लेसिक्स। जनरली ये 40 mg BDPDS अकॉर्डिंग टू फिजिक्स प्रिस्क्राइब देंगे। आप डायरेटिक्स दे सकते हैं, एथोक्रानिक एसिड दे सकते हैं, क्लियर है, एसिटाजोलेमाइड, ब्रिंजोलेमाइड दे सकते हैं आप, क्लियर है, थाइजाइड डायरेटिक्स दे सकते हैं, जो कि अपन ने पढ़ा था असेंडिंग लूप ऑफ हेलने पे काम करती है, इस तरह के एंटीबायोटिक आप डायरेटिक्स दे सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अपन और क्या दे सकते हैं, लिपिड लोवरिंग ड्रग, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हाइपरलिपिडीमिया था कि नहीं था, तो अपन कौन सी ड्रग देंगे, लिपिड लोवरिंग ड्रग। क्लियर है, या एंटी कोलेस्ट्रॉल ड्रग दे सकते हैं, लिपिड को क्या करेगी, कम। इसके एग्जाम्पल है वेरी इंपॉर्टेंट, एट्रोवास्टिन, लिवोवास्टिन, गुगुलिपिड, ये सारी की सारी ड्रग दे सकते हैं किस केस के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट, किसके अंदर, सिंड्रोम के अंदर। लिपिड लोवरिंग ड्रग में एट्रोवास्टिन, लिवोवास्टिन और गुगुलिपिड ये सारी की सारी दे सकते हैं। मेरी बात समझे, क्लियर है, क्योंकि आपके यहाँ पे हाइपरलिपिडीमिया हो रहा है, उसको कम करने के लिए क्या दोगे, लिपिड लोवरिंग ड्रग दोगे आप। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद अगर बात करें अपन लिपिड लोवरिंग ड्रग देने के बाद एक ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आ चुका है, एट्रोवास्टिन का एक साइड इफेक्ट होता है, क्लासिकल साइड इफेक्ट। एक तो सीवियर साइड इफेक्ट पूछे तो रेब्डोमाइलाइसिस, क्योंकि लिपिड लोवरिंग देगा तो बॉडी में जो लिपिड है जमा है मसल्स में उसको तोड़ेगा तो रेब्डोमाइलाइसिस होगा। क्लियर है, सीवियर इफेक्ट पूछे। और जनरल साइड इफेक्ट पूछे तो इसका साइड इफेक्ट होता है फोटोफोबिया। इस ड्रग का क्या साइड इफेक्ट होता है, फोटोफोबिया। जबकि स्टेरॉइड का सबसे मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है मूड स्विंग। क्या, मूड स्विंग। इसलिए इसको कभी भी सडन क्लोज बंद नहीं करनी है, इसको धीरे धीरे टेपर करके बंद करते हैं, डोज को घटा के बंद करते हैं, एकदम बंद नहीं करते हैं। क्लियर है, ये हो गया फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। इसके अलावा हाइपरटेंशन है तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दे, जनरल मैनेजमेंट करें। नेक्स्ट, पेशेंट को हाइपरवोलिमिया तो फ्लूइड मैनेजमेंट में क्या करेंगे, देखिए अदर मैनेजमेंट में देखिएगा, अदर मैनेजमेंट में देखिएगा आप, इसके अलावा कोई और इन्फेक्शन है तो उसको ठीक करें। फ्लूइड मैनेजमेंट में देखिएगा आप, फ्लूइड मैनेजमेंट में क्या करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट, वही आपका फॉर्मूला रहेगा, यूरिन आउटपुट प्लस 600 ml का देना आपको, यूरिन आउटपुट प्लस 600 ml आपको क्या देना है, फ्लूइड। जैसे यूरिन आउटपुट मान लो 300 ml है, ओलिगोयूरिया हो रहा है तो 600 यानी बराबर कितना दे सकते हो, 900 ml
पर डे आप क्या दे सकते हो, फ्लूइड दे सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। क्लियर है। इसके अलावा फ्लूइड को देखने के लिए स्ट्रिक्ट क्या करें, इनटेक आउटपुट मॉनिटरिंग करें आप फ्लूइड बैलेंस को देखने के लिए। और बेस्ट कौन होता है फ्लूइड बैलेंस को, बेस्ट कौन बताता है, वेट। क्लियर है। सेम टाइम सेम जगह आपको सेम टाइम और सेम क्लॉथिंग में डेली क्या करनी है, आपको वेट करनी है। दिस इज द बेस्ट पैरामीटर या बेस्ट इंडिकेटर ऑफ फ्लूइड बैलेंस। क्लियर है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो तो उसको ठीक करें आप। क्लियर है। नेक्स्ट पेशेंट को रेस्ट दें, क्या दें पेशेंट को, रेस्ट दें, अवॉइड फ्रॉम इन्फेक्शन करें, क्योंकि इम्यूनोसप्रेशन वाली कंडीशन हो रही है, एक तरह से प्रोटीन कम हो रहा था, इम्यूनिटी कम हो रही है उसकी, इसलिए आप। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा डाइट, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डाइट। डाइट देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंट को लो प्रोटीन, लो फैट, वेरी इंपॉर्टेंट, लो प्रोटीन, लो फैट, लो सोडियम, लो फ्लूइड एंड हाई कैलोरी डाइट देनी। कैलोरी कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज दे सकते हैं, कैलोरी इसलिए नहीं देनी है क्योंकि पेशेंट को लेथार्जी वीकनेस भी होती है, हाइपरओलिमिया होगा, ओलिगोरिया, तो इन सबको ठीक करने के लिए क्या देंगे, हाई कैलोरी डाइट। जबकि प्रोटीन आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस यही बनेगा डाइट से, प्रोटीन आपको क्या देना है, लो, क्योंकि प्रोटीन ज्यादा दोगे वो ब्लड में जाएगा और ब्लड से वापस किडनी से क्या होगा, फिल्टर, फिर दोगे, फिर फिल्टर, और नेफ्रॉन क्या होंगे, फर्दर डैमेज होंगे, ग्लोमेरुलस डैमेज होंगे, तो प्रोटीन लो देना है। तो हाइपरलिपिडीमिया तो फैट भी लो देनी है, सोडियम बढ़ा हुआ तो सोडियम देना है, क्या लो सोडियम बढ़ा वाटर का क्या होगा, रिएब्जॉर्प्शन, लो फ्लूइड एंड हाई कैलोरी डाइट देनी है पेशेंट को। किस केस में, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। और लास्ट इसका देख लीजिएगा कॉम्प्लिकेशन, किसका, आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम का। और नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अगर कॉम्प्लिकेशन देखें तो देखिएगा एक मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन हाइपर कोगुलेबिलिटी विद थ्रोम्बस फॉर्मेशन, ये क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर है। इसका मेन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, हाइपर कोगुलेबिलिटी विद थ्रोम्बस फॉर्मेशन, यानी होगा क्या, पेशेंट को क्या हो रहा है, प्लाज्मा प्रोटीन की कमी हो रही है, और आपको पता ही है प्लाज्मा प्रोटीन की कमी हो रही है। और प्लाज्मा प्रोटीन कौन बनाता है, लीवर, आईबास में, और आपकी बॉडी में जो थ्रोम्बस होते हैं, स्पेशली आपके क्लोटिंग फैक्टर, वो भी किससे बनते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन, ग्लोबिन प्रोटीन से। यहाँ पे उस प्लाज्मा प्रोटीन का क्या हो रहा है, लॉस, प्लाज्मा प्रोटीन का लॉस हो रहा है, हमारी बात समझे, तो आपकी बॉडी के अंदर जो क्लोटिंग फैक्टर है उसका भी क्या होता है, लॉस होगा। क्लोटिंग फैक्टर का लॉस होगा तो लीवर में क्या चलेगी, आपकी कंपनसेटरी मैकेनिज्म एंड मोर क्या होंगे, क्लोटिंग फैक्टर बनेंगे। कंपनसेटरी क्या बनेंगे, मोर एंड मोर क्लोटिंग फैक्टर। कैसे, जैसे आपका, अरे भाई क्लोटिंग फैक्टर भी तो प्लाज्मा प्रोटीन से बने हुए हैं, प्रोटीन से, एल्बुमिन, ग्लोबिन, स्पेशली ग्लोबिन से बने हुए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जब प्रोटीन होगा तो ग्लोबिन प्रोटीन और क्लोटिंग फैक्टर का लॉस होगा। जैसे क्लोटिंग फैक्टर का लॉस होगा, जैसे लीवर को पता चलेगा, लीवर और क्या बनाएगा, क्लोटिंग फैक्टर, फिर वो क्लोटिंग फैक्टर लॉस होंगे, फिर लीवर क्लोटिंग फैक्टर बनाएगा। इस चक्कर में आपस में आपकी प्रतिस्पर्धा चलेगी और एकदम लीवर बहुत ज्यादा क्या बनाएगा, क्लोटिंग फैक्टर, और बहुत ज्यादा क्लोटिंग फैक्टर बनने की वजह से हाइपर कोगुलेबिलिटी होगी और ब्लड में क्या हो जाएगा, थ्रोम्बस हो जाएगा। क्लियर है। इसके अलावा अपन ने पार्ट पढ़ा था, एक इसका कॉम्प्लिकेशन होता था ARF, एक्यूट रीनल फेलियर, अपन ने पढ़ा था। इंट्रारीनल कॉज ऑफ ARF में अपन ने पढ़ा था नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तो ARF हो सकता है। और एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है इसका इन्फेक्शन, क्योंकि प्रोटीन लॉस हो रहा है तो बॉडी में क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, हार्ट फेल वगैरह हो सकते हैं अगर लंबी समय तक चले, और अगर फिर भी ठीक नहीं हो तो क्रोनिक किडनी डिजीज हो सकती है, CKD हो सकती है। ये थी बच्चों छोटी छोटी बातें, और क्या, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। सेम ऐसा ही टॉपिक है, बस थोड़ा सा अंतर है, देखिएगा। किडनी डिजीज में, सारी किडनी डिजीज में आपको प्रोटीन लो ही देना है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, कब तक लो देना है, जब तक कि GFR नॉर्मल नहीं हो। जैसे GFR नॉर्मल आ जाए, जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम में GFR नॉर्मल आ जाए 90 से ऊपर, तब आपको बैलेंस प्रोटीन डाइट देनी है, वही 40 से 60 ग्राम पर डे। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट डिसऑर्डर है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। कौन सा डिसऑर्डर है बच्चों, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। देखिएगा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्लियर है, इज ए ऑटोइम्यून डिजीज। तो क्लियर हो गया कारण, ऑटोइम्यून डिजीज यानी खुद की एंटीजन के खिलाफ बॉडी क्या बनाएगी, एंटीबॉडी, और आपस में लड़ाई होगी, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा। पहला किस्म तो एक कैसी डिजीज है, ऑटोइम्यून डिजीज है। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ऑटोइम्यून डिजीज। क्लियर है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी अगर पूछे तो ऑटोइम्यून डिजीज है, वैसे तो अननोन इटियोलॉजी है लेकिन है ऑटोइम्यून डिजीज।
और ये भी कैसी ऑटोमन डिजीज, ऑटोमन डिजीज इन विच मैसिव इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। यहां पे देखना, वहां पे कैपिलरी डैमेज हो रही थी, वहां पे कैपिलरीज क्या हो रही थी, डैमेज। यहां पे ओनली क्या होगा, इन्फ्लामेशन, किसका, ग्लोमेरुलस का। मैसिव इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस कैपिलरीज रिजल्ट इन अल्टर्ड जीएफआर, इसकी वजह से जीएफआर क्या हो जाएगी, अल्टर्ड। क्लियर है। कैरेक्टराइज बाय वेरी इंपॉर्टेंट हिमेचूरिया एंड ओडिमा। पेशेंट को क्या होगा, हिमेचूरिया और ओडिमा देखने को मिलेगा। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें इन्फ्लामेशन होगा, डैमेज नहीं होगा। इन्फ्लामेशन कुछ इस तरह का होगा कि आरबीसी भी क्या होने लग जाएगी, फिल्टर होने लग जाएगी। तो हिमेचूरिया देखने को मिलेगा और क्या होगा, ओडिमा देखने को मिलेगा। सम टाइम केस में प्रोटीनिया भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि सीवियरिटी कितनी है। हालांकि इसमें क्लासिकल प्रोटीनिया होगा। प्रोटीनिया क्लासिकल साइन किसका होता है, वेरी इंपॉर्टेंट आपका, किसका, नेफ्रोटिक का। इसमें प्रोटीनिया इतना मैसिव नहीं होगा, माइल्ड हो सकता, नहीं भी हो सकता, कह नहीं सकते। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, कोज। कोज में एक ही वर्ड में पूछा तो कैसी डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज है। कोई डाउट इसमें, कोज में पूछा तो कैसी डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला कारण तो है ऑटोइम्यून डिजीज। दूसरा, क्लियर है, प्रीवियस इन्फेक्शन विद ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा कोज में क्या हो सकता है, ऑटोइम्यून डिजीज कैसे होती है, किसी पर्सन को प्रीवियस इन्फेक्शन हो, किसी को क्या, ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिस हो। और ये क्या करता है, ये ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिस बैक्टीरिया फेरिंजाइटिस, लेरिंजाइटिस यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या जीआईटी प्रॉब्लम हो किसी को, पेशेंट को। क्लियर है। और हिस्ट्री में क्या देखोगे, हिस्ट्री में देखना प्रीवियस 3 वीक से पहले और 21 दिन पहले, अगर प्रीवियस हिस्ट्री में उसको फेरिंजाइटिस और लेरिंजाइटिस, इसका मतलब किसका इन्फेक्शन हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो रखा था। अगर इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो रखा, प्रीवियस ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो रखा, फेरिंजाइटिस या लेरिंजाइटिस हो रखा है, या जीआईटी इन्फेक्शन है, तो पर्सन में इन्फेक्शन है तो बॉडी में कौन है, ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिस बैक्टीरिया है, वो बॉडी के लिए एंटीजन, बॉडी उसके खिलाफ क्या बनाएगी, एंटीबॉडी। और वो एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स घूमते घूमते जाके किसमें डैमेज, किसमें डिपॉजिट हो जाएंगे, नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस में, और ग्लोमेरुलस को क्या करेंगे, इन्फ्लाम। और आगे जाकर डैमेज भी हो सकता है, लेकिन इसमें स्पेशली इन्फ्लामेशन होगा। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो कारण अगर पूछे तो ऑटोइम्यून डिजीज, और ऑटोइम्यून डिजीज कैसे करती है, ऑटोइम्यून डिजीज के लिए मेन रिस्क फैक्टर क्या है, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ फेरिंजाइटिस और लेरिंजाइटिस। तो एक क्वेश्चन कई बार चुका है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में प्रीवियस हिस्ट्री में क्या दोगे कि हिस्ट्री ऑफ फेरिंजाइटिस और लेरिंजाइटिस। 3 वीक पहले आपको ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक बैक्टीरिया आपको क्या देखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्या देखनी है, हिस्ट्री देखनी है। क्लियर है। नेक्स्ट, इसके अलावा सीवियर टॉक्सिक इन्फेक्शन हो, या अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था गुड पास्चर सिंड्रोम हो। गुड पास्चर सिंड्रोम के बारे में मैंने पढ़ा था, ये रेयर ऑटोइम्यून डिजीज है। इसके अंदर आपकी जो एरुलाई और नेफ्रॉन्स की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उनके खिलाफ क्या बन जाती है, एंटीबॉडी। ऑटोइम्यून डिजीज है, कुछ भी हो सकता है, रेयर डिजीज है, इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। पर है ऑटोइम्यून डिजीज, और हिस्ट्री में आपको सोर थ्रोट देखना है, फेरिंजाइटिस, लेरिंजाइटिस देखना है। क्लियर है। ये तो बात हो गई डेफिनेशन की। यहाँ पे डैमेज रेयर होगा, यहाँ पे मैसिव क्या होता है, इन्फ्लामेशन। हालांकि डैमेज हो सकता है लेकिन रेयर होता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम में देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंट को ओडिमा होगा। यहाँ पे ओडिमा क्यों होगा, क्योंकि पेशेंट को ओलिगोयूरिया हो रहा है। क्या हो रहा है, ओलिगोयूरिया होगा, ओडिमा होगा। नेक्स्ट, ओडिमा होगा तो हाइपरटेंशन होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेट गेन होगा, हाइपरवोलीमिया होगा। क्यों, क्योंकि नेफ्रॉन में आपके ग्लोमेरुलस में प्रॉब्लम है, ग्लोमेरुलस में प्रॉब्लम है तो फिल्ट्रेशन बराबर नहीं होगा, तो फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगी, फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगी तो हाइपरवोलीमिया होगा, हाइपरवोलीमिया होगा तो वेट गेन होगा, हाइपरटेंशन होगा, टैकीकार्डिया होगा, ओडिमा होगा। इसके अलावा प्रोटीन्यूरिया भी हो सकता है, पर बहुत रेयर होता है, लेस प्रोटीन्यूरिया होता है कंपेयर टू नेफ्रोटिक सिंड्रोम। क्लियर है। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हीमेचूरिया हो रहा है, क्या देखने को मिलेगा, हीमेचूरिया, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द क्लासिकल साइन सिम्टम ऑफ यूरिन। और हीमेचूरिया होगा तो वेरी इंपॉर्टेंट, ब्राउन स्मोकी
ब्राउन स्मोकी ब्लैक यूरिन। कैसा होगा ब्राउन स्मोकी ब्लैक यूरिन? या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लासिकल साइंस सिम्टम है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का कोका कोला कलर यूरिन। कैसा कलर यूरिन? कोका कोला कलर यूरिन देखने को मिलेगा। कोका कोला होता है ब्राउन स्मोकी, काला काला थोड़ा हल्का स्मोकी टाइप का, झागदार धुएंदार होता है, इस तरह का यूरिन देखने को मिलेगा। किस केस में? आपको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में। इसके अलावा प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ फेरिंजाइटिस और लेरिंजाइटिस है तो पेशेंट को फीवर देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है? फीवर, फटीग, वीकनेस, लेथार्जी, ऐसे जनरल सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, पर मोटे मोटे ये सिम्टम देखने को मिलेंगे। और ओडिमा जो होगा सबसे पहले कौन सा होगा? पेरी ऑर्बिटल ओडिमा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। डायग्नोस्टिक के अंदर आप क्या करें? डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में आप कर सकते हैं हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन। क्लियर है? और वेरी इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस में हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको देखना है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सोर थ्रोट, फेरिंजाइटिस और लेरिंजाइटिस। देखा था पर किस ग्रुप पे बीटा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बॉडी में एंटीजन उसी खिलाफ बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी और एंटीबॉडी जाके कहाँ जमेगी? किसमें? किडनी में। इसमें होता कैसे है? ड्यू टू ऑटोइम्यून डिजीज, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। क्लियर है? और डिपोजिट इन किसमें डिपोजिट होंगे? नेफ्रॉन ग्लोमेरुलस। क्लियर है? नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस होंगे तो मैसिव इन्फ्लामेशन होगा। किसका? मैसिव इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज का अगर इन्फ्लामेशन होगा, वेरी आरी बात सुनने, कैपिलरीज का इन्फ्लामेशन होगा तो क्या देखने को मिलेगा? आरबीसी क्या होगी? फिल्टर होगी। थोड़ा बहुत प्रोटीन भी फिल्टर हो सकता है, इसकी वजह से कैसा कलर आता है? कोका कोला कलर यूरिन। इसलिए प्रीवियस हिस्ट्री में क्या देखते हैं? प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सोर थ्रोट, फेरिंजाइटिस या लेरिंजाइटिस, बिकॉज इसकी वजह से ऑटोइम्यून डिजीज हो सकती है। क्लियर है? ये तो बात हो गई बच्चों किससे रिलेटेड? किसकी बात करिए अपन ने? अपने पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट है क्या? डायग्नोसिस वैसे में हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन करें। इसके अलावा पेशेंट का यूरिन एनालिसिस करें। और यूरिन एनालिसिस में कैसा यूरिन देखने को मिलेगा? कोका कोला कलर यूरिन। थोड़ा बहुत प्रोटीन भी देखने को मिल सकता है। और प्रोटीन अगर यूरिन में प्रोटीन है तो आप हॉट या कोल्ड टेस्ट करके भी देख सकते हैं। एल्यूमिन वगैरह के लिए हॉट और कोल्ड टेस्ट करके देखते हैं अपन। नेक्स्ट देखिएगा यूरिन एनालिसिस के बाद पेशेंट की सबसे इंपॉर्टेंट सीबीसी। क्या करें? सीबीसी में आपको आरबीसी क्या मिलेगी? आपको ब्लड में कम। इन्फेक्शियस डिजीज है तो डब्ल्यूबीसी के काउंट क्या मिलेंगे? आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। और ईएसआर भी क्या मिलेगी? आपको बड़ी हुई। क्लियर है? और ये ऑटोइम्यून डिजीज है कौन? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज द एग्जांपल ऑफ टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस किसका एग्जांपल है? टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी जो रिएक्शन होती है वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के द्वारा मीडिएटेड होती है। क्लियर है? आई बात में इम्यून कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? टाइप 3 को इम्यून कॉम्प्लेक्स। इसलिए एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के द्वारा होती है। और इसमें होता क्या है? टाइप 3 के अंदर और भी डिजीज होती है जैसे सीरम सिकनेस, आर्थराइटिस रिएक्शन, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ और सिस्टेमिक लूपस एरिथेमाटस। ये चारों किसके एग्जांपल है? टाइप 3 के। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी किसके अंदर आती है? टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है? यहां तक को बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। नेक्स्ट बात करते अपन किसकी बच्चों? प्रोस्टेट ग्लैंड की। कौन सी ग्लैंड? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड की अगर बात करें तो 2 इन नंबर में कितनी होती है? 2। और वेट जो होता है उनका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरेज वेट जो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का 11 से 16 ग्राम। बोथ, एक का लगभग 5 से 6 होता है, दोनों का मिला के लगभग 11 से 16 ग्राम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोस्टेट ग्लैंड भी किससे डेवलप होती है? एंडोडर्म से। किससे डेवलप होती है? भी एंडोडर्म से। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा गया है कि प्रोस्टेट ग्लैंड किससे डेवलप होती है? तो एंडोडर्म से। क्लियर है? 2 इन नंबर होगी प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड सराउंडिंग द यूरेथ्रा। सराउंडिंग द यूरेथ्रा यानी यूरेथ्रा के दोनों तरफ होती है कौन? प्रोस्टेट ग्लैंड। क्लियर है? 4 से 5 ग्राम वजनी होती है और बीच में से यूरेथ्रा निकलता है। नेक्स्ट देखिएगा, ये देखिएगा जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, मेरी बात सुन रहे,
इस प्रोस्टेट ग्लैंड में छोटी छोटी और ग्लैंड पाई जाती है। इन ग्लैंड को क्या बोलते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, काउपर ग्लैंड। अरे कौन सी ग्लैंड है? काउपर ग्लैंड, या इनको क्या बोलते हैं? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। वेरी इंपॉर्टेंट। इन काउपर ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जो किसमें पाई जाती है? प्रोस्टेट ग्लैंड में। और इनका काम क्या है? एक एंटीजन रिलीज करना जिसका नाम है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। कौन सा एंटीजन बच्चों? प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, या जिसको बोलते हैं PSA। क्लियर है? जिसका नॉर्मल लेवल पूछा गया है, और नॉर्मल लेवल होता है वेरी इंपॉर्टेंट 0 से 4 नैनोग्राम पर ml। कई जगह 1 से 4 भी मान लीजिए आप, 1 से 4 नैनोग्राम पर ml। मतलब इसका नॉर्मल लेवल कितना होता है? 0 से 4 या 1 से 4 नैनोग्राम पर ml। और यही PSA इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है किसमें? बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी में, BPH में। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। BPH में इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? क्या है? PSA। या क्वेश्चन पूछता है कि PSA किससे रिलेटेड है, तो BPH से रिलेटेड है। नॉर्मल लेवल 1 से 4 या 0 से 4 नैनोग्राम पर ml। क्लियर है? एंडोडर्म से डेवलप होता है। इसमें PSA का रिलीज कौन करता है? काउपर ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। नेक्स्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड के अगर फंक्शन की बात करूं तो प्रोस्टेट ग्लैंड रिलीज प्रोस्टेटाइन फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड? प्रोस्टेट फ्लूइड, जो व्हाइट मिल्की एल्कलाइन फ्लूइड होता है। कैसा फ्लूइड होता है? व्हाइट मिल्की एल्कलाइन फ्लूइड होता है। ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान रिलीज होता है, और इसका काम क्या है? यूरेथ्रा की पीएच को क्या करना? न्यूट्रल, ताकि स्पर्म की डेथ नहीं हो। कुल मिला के ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड का एल्कलाइन सीक्रेशन है, पीएच इसकी एल्कलाइन है, इसीलिए सीमन की पीएच भी क्या हो जाती है? एल्कलाइन। क्लियर है? आई बात में ये थी छोटी छोटी बातें, और आपका संपूर्ण एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी किसकी? रीनल सिस्टम की। अपन ने रीनल सिस्टम की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में क्या क्या बात करी? सबसे पहले किडनी की एक्सटर्नल एनाटॉमी पढ़ी, फिर इसके बारे में बात करी, किडनी की इंटरनल एनाटॉमी के बारे में बात करी, फिर उसके बाद किडनी की फिजियोलॉजी के बारे में बात करी, नेफ्रॉन के फंक्शन पढ़े, कौन सी चीज कहाँ से कहाँ एब्जॉर्ब होती है, क्या क्या फंक्शन है, जैसे यूरिन फॉर्मेशन, विटामिन डी का एक्टिवेशन। क्लियर है? बहुत सारे फंक्शन पढ़े अपन, 7-8 फंक्शन पढ़े। उसके बाद अपन ने बात करी यूरेटर की। यूरेटर के बाद अपन ने डिटेल में बात करी किसकी? यूरिनरी ब्लड की, और मेन क्वेश्चन पढ़े। उसके बाद अपन ने बात करी किसकी? यूरेथ्रा की। और यूरेथ्रा के बाद अपन लास्ट टॉपिक पढ़ा क्या? प्रोस्टेट ग्लैंड। इसी के साथ आपकी खत्म होती है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी किसकी? आपकी वेरी इंपॉर्टेंट, किसकी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी रीनल सिस्टम की। अब अपन एक चीज पढ़ेंगे, कॉमन डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन इन यूरिनरी सिस्टम। क्लियर है? फिर उसके बाद अपन डिसऑर्डर की शुरुआत करेंगे।
नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, अब अपन बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, अपन एक सारी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ ली रीनल सिस्टम की, अपन बात करेंगे कॉमन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इन रीनल सिस्टम, कॉमन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इन रीनल सिस्टम। देखिएगा यहाँ पे अपन मेजर 3-4 डायग्नोसिस को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे रीनल फंक्शन टेस्ट जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है हर रीनल डिजीज में, इसके अलावा रीनल बायोप्सी, इसके अलावा इंट्रावेनस पाइलोग्राम, किडनी यूरेटर ब्लडर एक्सरे, ये जो मोटी मोटी है यूरिन एनालिसिस वाई अपन मोटा मोटा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीनल फंक्शन टेस्ट, जिसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में आरएफटी, या इसी को क्या बोलते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट। कौन सा टेस्ट? किडनी फंक्शन टेस्ट, या शॉर्ट में बोलते हैं केएफटी। आरएफटी बोलो चाहे केएफटी बोलो, एक ही बात है। देखिए आरएफटी या केएफटी, सबसे पहले सैंपल जो लेते हैं वो किस वायल में लेते हैं? प्लेन वायल में। ब्लड का सैंपल किस में लेते हैं? प्लेन वायल में। क्लियर है? 3 से 3.5 ml प्लेन वायल, या जिसको एम्स वगैरह में येलो वायल, जिसकी कवर कोडिंग कैसी होती है? येलो वाले से। क्लियर है? दूसरा देखिए रीनल फंक्शन टेस्ट, आरएफटी, किडनी फंक्शन टेस्ट या केएफटी बोलते हैं इसको, यहां तक को डाउट है? नेक्स्ट देखिएगा, अब आरएफटी करने के लिए दोनों, एक तो ब्लड का सैंपल चाहिए और एक किसका सैंपल चाहिए बच्चों? यूरिन का। वेरी इंपॉर्टेंट, 2 सैंपल से आरएफटी कंफर्म की जाती है, एक ब्लड सैंपल और एक किससे? यूरिन सैंपल से। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आरएफटी के लिए अपन 5 पैरामीटर देखिएगा। सबसे पहले अपन चेक करते हैं ब्लड में सीरम क्रिएटिनिन लेवल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्रिएटिनिन क्या होता है? मसल्स के अंदर क्रिएटिनिन फोस्फोकाइनेज नाम का एक पदार्थ होता है मसल्स के अंदर। जब मसल्स मेटाबॉलिज्म, जब सेल मरती है तो मसल्स का मेटाबॉलिज्म होता है या सेल का मेटाबॉलिज्म होता है, तो क्रिएटिनिन फोस्फोकाइनेज से क्या बनता है? क्रिएटिनिन। और इसका नॉर्मल लेवल 0.6 से लेके 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नॉर्मल लेवल कितना होना चाहिए? 0.6 से 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी 1.5 से कम होना चाहिए, 1.5 मिलीग्राम से। क्लियर है? यहाँ तक को डाउट है? और इसका सीरम यानी इसका पता किससे लगाओगे आप? ब्लड में। दूसरा अपन देखते हैं यूरिन क्रिएटिनिन क्लियरेंस। वेरी इंपॉर्टेंट। कैंक्रोप बेंड्रोप्ट हैकिंग मेथड से इसको देखते हैं अपन, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं अपने। यूरिन क्रिएटिनिन क्लियरेंस करते हैं अपन। यूरिन क्रिएटिनिन क्लियरेंस है, इसके लिए सैंपल किसका लेना पड़ेगा आपको? यूरिन का। यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग यूरिन सैंपल लेने की जरूरत नहीं, अगर हो तो ठीक है, वरना कभी भी सैंपल ले सकते हैं। क्लियर है? यूरिन क्रिएटिनिन पर मिड स्ट्रीम यूरिन और चाहिए ये यूरिन क्रिएटिनिन क्लियरेंस, और ये नॉर्मल होती है 100 से 120 ml पर मिनट। कितनी होनी चाहिए? 100 से 120 ml पर मिनट। अगर 90 से कम है, इसका मतलब जेएफआर कम है, किडनी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तीसरा अपन देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल, बर्न लेवल, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल। और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन से नाम से पता है सीरम लेवल, तो इसके लिए सैंपल किसका लेना पड़ेगा आपको? ब्लड के सैंपल से पता चलेगा। इसका नॉर्मल लेवल होता है वेरी इंपॉर्टेंट 8 से 25 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। एंड यूरिया इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। अगर ये बड़ा हुआ है तो किडनी प्रॉपर यूरिया को बाहर नहीं निकाल पा रही है, किडनी में प्रॉब्लम है। नॉर्मल लेवल होता है एनक्लेक्स के अकॉर्डिंग 8 से 25 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। हालांकि हरियाणा HSSC एग्जाम में इसको 10 से 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर भी क्या माना गया है? नॉर्मल माना गया। नेक्स्ट चौथा अपन क्या देखेंगे? सीरम यूरिक एसिड लेवल। कौन सा लेवल बच्चों? सीरम यूरिक एसिड। यूरिक एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। याद आ रहा है? प्यूरिन पे जोंथिन ऑक्सीडेज नाम का एंजाइम काम करता है। ये जोंथिन एंजाइम प्यूरिन को किस में बदलता है? यूरिक एसिड में। क्लियर है? और ये प्यूरिन और पिरामिडिन वही जो डीएनए में पाए जाते हैं, उसी की बात करें अपन, यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड का नॉर्मल लेवल होता है 2.5 से 2.5 से 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। सीरम यूरिक एसिड का लेवल कितना होता है? 2.5 से 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। क्लियर है? आई बात में इसके लिए भी ब्लड सैंपल किसका लेना पड़ेगा? सीरम यानी ब्लड का। और लास्ट अपन लेते हैं यूरिन यूरिक एसिड क्लियरेंस। लास्ट नाम से पता है यूरिन का, तो यहाँ पे सैंपल किसका लेना पड़ेगा? यूरिन के सैंपल से। इसलिए अपन एक ब्लड का और यूरिन का दोनों का सैंपल भेजते हैं। क्लियर है? आरएफटी को चेक करने के लिए यूरिन एनालिसिस करवाते हैं और साथ में देखिएगा
इसका जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 600 से 750 ml पर 24 आवर्स। अगर ये घट रही है इसका मतलब किडनी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ये बढ़ रही है इसका मतलब तो नॉर्मल है, अगर घट रही है तो किडनी में कोई प्रॉब्लम है। और नॉर्मल यूरिक एसिड क्लियरेंस कितनी होती है 600 से 750 ml पर 24 आवर्स। इन पांचों पैरामीटर को असिस्ट करके अपन क्या निकालते हैं, किडनी के फंक्शन के टेस्ट का पता लगाते हैं। वेरी इंपोर्टेंट, इन सब में से एग्जैक्ट इंडिकेटर ऑफ रीनल फंक्शन कौन सा है, एग्जैक्ट इंडिकेटर ऑफ रीनल फंक्शन कौन है बच्चों, यूरिक एसिड क्लियरेंस, सॉरी यूरिन क्रिएटिनिन क्लियरेंस, और दूसरे नंबर पर आता है सीरम क्रिएटिनिन लेवल। यानी क्रिएटिनिन क्लियरेंस एंड सीरम क्रिएटिनिन लेवल आर द बेस्ट पैरामीटर टू असिस्ट या इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस या कंफर्म डायग्नोसिस ऑफ रीनल फंक्शन। क्लियर है। और एक अपन करते हैं अलग से एक टेस्ट एबनॉर्मल रीनल फंक्शन को देखने के लिए। एबनॉर्मल रीनल फंक्शन को देखने के लिए अपन एक टेस्ट करते हैं डीटीपीए रीनोग्राम। कौन सा टेस्ट करते हैं, डीटीपीए रीनोग्राम। वो एबनॉर्मल फंक्शन को, ये नॉर्मल फंक्शन को देखने में दोनों में अंतर ये है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद अगर अपन यहां बात करें यूरिन एनालिसिस, नेक्स्ट देखिएगा उसके बाद अपन दूसरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे यूरिन एनालिसिस। क्या करेंगे, यूरिन का एनालिसिस। क्लियर है। देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या करेंगे अपन, यूरिन एनालिसिस। देखिएगा यूरिन एनालिसिस में अपन क्या करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। यूरिन एनालिसिस के अंदर अपन यूरिन का सैंपल लेंगे। आई बात में यूरिन का जो सैंपल लेंगे ये कभी भी ले सकते हैं, इसका मिड नून, दोपहर, सुबह, शाम, अर्ली मॉर्निंग हो तो बेस्ट है, अच्छा रिजल्ट आता है। क्लियर है। यूरिन एनालिसिस, यूरिन सैंपल लेंगे 30 से 50 ml। क्लियर है। स्टेराइल यूरिन कंटेनर में लेते हैं, यूरिन को एनालिसिस करेंगे कि इसकी पीएच कितनी होनी चाहिए। इसकी पीएच होती है एवरेज 6.4 से लेकर 6.8, कई किताबों में 6 से 8 है, वो भी नॉर्मल है। एक ही वर्ड में पीछे होती है तो इसकी एवरेज होती है 6.4, यानी स्लाइटली यूरिन कैसा होता है, एसिडिक होता है, यानी यूरिन मिला के एसिडिक होता है पीएच इसकी। क्लियर है। कलर की मैं अगर बात करूं, एनालिसिस कर रहे हो तो कलर कैसा होता है, क्लियर या अंबर कलर होना चाहिए। किस कलर का होना चाहिए, क्लियर या अंबर कलर। अब देखिएगा अगर रेड कलर का है तो किसको दर्शाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंट क्या ले रहा है, रिफाम्पिसिन ले रहा है या कैरेट इनटेक है। क्या उसको कैरेट खा रहा है, गाजर खा रहा है या रिफाम्पिसिन खा रहा है, तो रेड। क्लियर है। अगर क्लाउडी है तो इसका मतलब यूरिन में क्या है, यूटीआई है। क्या है, यूटीआई है। अगर व्हाइट मिल्की है तो इसका मतलब क्या है, काइलो यूरिया है। हमारी बात में इस तरह से कुछ डिसऑर्डर को बताते हैं। क्लाउडी है, क्लियर है। अगर ब्राइट रेड है, कैसा रेड है, ब्राइट रेड है तो किसको बताता है, फ्रेश हीमेचूरिया है। कैसा है, फ्रेश हीमेचूरिया। और डार्क रेड है या डार्क ब्राउन कलर का है, रेड कलर का है तो किसको बताता है, ओल्ड हीमेचूरिया को, कि पहले ब्लीडिंग हो गई है, ब्लैडर में कलेक्ट हो रही है, अब ये बाहर निकल रही है। क्लियर है। आई बात सुनने, आ रही बात सुनने। तो ये कुछ इसके डिसऑर्डर हो सकते हैं। व्हाइट मिल्की किसमें होता है, काइलो यूरिया में, जो देखने को मिलता है वुचेरिया बेंकोप्टाई का एक इन्फेक्शन होता है जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक फाइलेरेसिस, उसके द्वारा होता है। कलर इसका क्लियर या अंबर होता है। क्लियर पीएच होगी। नेक्स्ट इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी देखिएगा, गाढ़ापन। स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर बात करें अपन यहाँ यूरिन की, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.010 से लेकर 1.025। किताबों में 1.15 से लेकर 1.30 तक दे रखा है, लेकिन एवरेज 1.010 से लेकर 1.025 तक होता है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। पीएच हो गया, कलर हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया। नेक्स्ट देखिएगा ओडर। ओडर यानी इसमें से बदबू या दुर्गंध कैसी आती है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रेश यूरिन में कैसी आती है, एरोमेटिक यूरिन। कौन से ऑर्डर, एरोमेटिक ऑर्डर। जबकि कलेक्ट यूरिन में कैसी आती है, वेरी इंपॉर्टेंट, अमोनिया ऑर्डर। कलेक्ट यूरिन है, जैसे बाथरूम में पुराना यूरिन पड़ा तो कैसी ऑर्डर आती है, अमोनिया ऑर्डर। क्लियर। और अमोनिया ऑर्डर बस स्टैंड के आप बाथरूम की जानते हो हालत कैसी, अमोनिया ऑर्डर ही आती है। 10-10 किलोमीटर तक आपको वाटर आ सकती है, जबकि फ्रेश यूरिन कैसा होता है, एरोमेटिक। क्लियर है।
नेक्स्ट हो गया ऑर्डर हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, कलर हो गया, पीएच हो गया। नेक्स्ट आरबीसी नील होती है। क्या होती है? नील होती है। या 3 से 4 एसबीपी हाइड्रोजन फील्ड होती है। डब्ल्यूबीसी क्या रहती है आपकी? एब्सेंट। डब्ल्यूबीसी क्या रहती है? एब्सेंट। अगर डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है तो किसको बताती है? नेफ्राइटिस को, इन्फेक्शन को बताती है, पाइलोनेफ्राइटिस में प्रेजेंट हो सकती है। आरबीसी बिल्कुल क्या होती है? एब्सेंट। इसके अलावा यूरिन में वेरी इंपॉर्टेंट ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड पूरी तरह से क्या होनी चाहिए? एब्सेंट। अपन ने पहले भी पढ़ा यूरिन में एक भी दाना ग्लूकोज और अमाइनो एसिड का नहीं होगा। अगर यूरिन में ग्लूकोज है तो टर्म कहलाएगी ग्लाइकोसूरिया, और अगर अमाइनो एसिड प्रेजेंट है तो अमाइनो यूरिक एसिड यूरिया कहलाती है, जो कि एब्नॉर्मल कंडीशन है। क्लियर है? ग्लूकोज और अमाइनो एसिड एब्सेंट होने चाहिए, डब्ल्यूसी आरबीसी एब्सेंट होने चाहिए। नेक्स्ट प्रोटीन। प्रोटीन होना चाहिए 0 से 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी थोड़ा बहुत प्रोटीन हो सकता है किसमें? यूरिन में। अगर बहुत ज्यादा प्रोटीन होगा तो कैसा यूरिन होगा? फ्रोथी यूरिन। कैसा यूरिन? फ्रोथी यूरिन। और फ्रोथी यूरिन किसको दर्शाता है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम को, जो कि क्लासिकल साइन सिम्टम है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का। फ्रोथी व्हाइट यूरिन। कैसा यूरिन? फ्रोथी व्हाइट यूरिन। तो प्रोटीन प्रेजेंट हो सकता है लेकिन नाम मात्र का, 0 से 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, मतलब हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, लेकिन 15 मिलीग्राम तक पॉसिबल है। या पूरे 24 घंटे में 0 से 150 मिलीग्राम पर 24 आवर्स ऑफ यूरिन में 150 मिलीग्राम तक प्रोटीन है तो नॉर्मल है, कोई डिजीज वाली बात नहीं है। नेक्स्ट बात करें इसकी ऑस्मोलरिटी। किसकी बात करें? ऑस्मोलरिटी। ऑस्मोलरिटी जो होती है 300 से 1300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। कितनी होती है यूरिन की ऑस्मोलरिटी? 300 से 1300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। यानी आपकी ब्लड प्लाज्मा की ऑस्मोलरिटी कितनी होती है? 294 मिली ऑस्मोल पर लीटर। यही जानते हैं अपन 280 से 295 यानी 294 मिली ऑस्मोल पर लीटर, जो कि कैसी होती है? आइसोटोनिक। ब्लड आइसोटोनिक फ्लूइड है, जबकि इसकी ब्लड से कितनी गुना ज्यादा होती है? 5 गुना तक ज्यादा हो सकती है, लेकिन ब्लड से 5 गुना से ज्यादा नहीं हो सकती कभी भी। यानी इसकी ऑस्मोलरिटी होती है 300 से 1300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ये जनरल यूरिन एनालिसिस होता है। ऐसे लक्षण होते हैं नॉर्मल यूरिन में। अगर इससे कोई डेविएशन है तो किसी न किसी डिजीज का इंडिकेशन है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, यूरिन एनालिसिस के बाद नेक्स्ट करेंगे अपन यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अपन यूरिन बात करेंगे। डायग्नोसिस में अंदर अपन कहते हैं कि यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी, यू सी एंड एस। नेक्स्ट अपन डायग्नोसिस क्या कर सकते हैं? यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। इसको क्या बोलते हैं? कल्चर एंड सेंसिटिविटी, C/S बोलते हैं, कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। क्लियर है? इसके अंदर देखिएगा यूरिन सैंपल लोगे आप, और यूरिन का जो सैंपल लोगे वो 15 से 30 ml, एवरेज 30 ml के आसपास लेते हैं, 20 ml भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। क्लियर है? देखिएगा यूरिन वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कलेक्ट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। बेस्ट जो तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है वो है सुप्रा प्यूबिक एस्पिरेशन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट यूरिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुप्रा प्यूबिक एस्पिरेशन ऑफ यूरिन इज अ बेस्ट यूरिन कलेक्शन सैंपल कलेक्शन मेथड फॉर यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी। सबसे बढ़िया सुप्रा प्यूबिक यानी ब्लड के थ्रू डायरेक्ट 10 ml की स्ट्रल टेक्निक से निडल डाल के आप क्या कर सकते हो? एस्पिरेट कर सकते हो। इसके अलावा दूसरा बेस्ट जो मेथड रहता है, सेकंड बेस्ट जो मेथड है, फर्स्ट बेस्ट तो कौन सा हो गया? यूरिन कल्चर और सेंसिटिविटी के सैंपल लेने का, सैंपलिंग सबसे बेस्ट तरीका सुप्रा प्यूबिक एस्पिरेशन ऑफ यूरिन। सेकंड बेस्ट इज अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग मिड स्ट्रीम यूरिन, वेरी इंपॉर्टेंट। अर्ली मॉर्निंग में यानी सुबह उठते ही मिड स्ट्रीम यानी थोड़ा टॉयलेट पास करना, फिर उसके बाद में 20 का यूरिन लेना। कितना? 20 से 30 ml। ये सेकंड बेस्ट है, और प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा यही किया जाता है। ये थ्योरेटिकली बातें, ये बहुत रेयर होता है पेशेंट का। सबसे ज्यादा कौन सा किया जाता है? अर्ली मॉर्निंग मिड स्ट्रीम यूरिन। क्लियर है? ये सेकंड बेस्ट है, और सबसे बेस्ट कौन सा? सुप्रा प्यूबिक एस्पिरेशन। क्लियर है? इसका चौथा तीसरा तरीका है कैथेटर क्लैंपिंग। कौन सा क्लैंपिंग?
कैथेटर क्लैंपिंग। और ये क्वेश्चन आता है कल्चर और सेंट्रीफ्यूज के लिए या यूरिन एनालिसिस के, अगर आप सैंपल ले रहे हो तो कैथेटर को कितनी देर का क्लैंप करते हैं? कैथेटर को लगभग 15 से 30 मिनट पहले आपको फोर्सेप्स से आपको क्लैंप करके रखना है। हमारी बात में नीडल होल्डर वगैरह, या आप फोर्सेप्स से आप क्या कर सकते हैं, सॉरी नीडल होल्डर से नहीं, फोर्सेप्स से आप क्लैंप करें, फिर उसके बाद में कैथेटर को ओपन करके यूरिन कलेक्ट कर ले और वापस क्या कर दें, कनेक्ट कर दें। तीसरा कैथेटर क्लैंपिंग। बाकी यूरोबैग वगैरह से ज़्यादा रिलायबल नहीं होता है। क्लियर है? ये थी छोटी छोटी बातें कल्चर और सेंट्री। अब कल्चर और सेंट्री में क्या करते हैं, यूरिन को आप लैब में भेज सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी लैब में, और माइक्रोबायोलॉजी लैब में इसके अंदर बैक्टीरियल लोड भेजा जाता है। अगर सैंपल पॉजिटिव कब माना जाएगा, तब 1 लाख बैक्टीरिया, कितने बैक्टीरिया, 1 लाख बैक्टीरिया पर ml ऑफ यूरिन में प्रेजेंट है तो सैंपल क्या माना जाएगा, पॉजिटिव। एक क्वेश्चन आता है कि कल्चर और सेंसिटिव में आदमी डिजीज कब माना जाएगा, तब 1 ml यूरिन में कितने बैक्टीरिया पॉजिटिव आए, बैक्टीरिया वायरस 1 लाख पर ml, तब क्या माना जाएगा, सैंपल पॉजिटिव। इसके साथ साथ में स्किन ड्रग की सेंसिटिविटी भी चेक कर सकते हैं अपन। तो ये हो गया यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट डायग्नोसिस है रीनल बायोप्सी। क्या है बच्चों, रीनल बायोप्सी। नेक्स्ट डायग्नोसिस है आपकी रीनल बायोप्सी। क्या है, रीनल बायोप्सी या किडनी बायोप्सी कर सकते हैं आप। रीनल जो बायोप्सी है ये कैसा मेथड है, प्योर सर्जिकल मेथड है। कौन सा मेथड है, सर्जिकल मेथड। अभी तक कोई सर्जिकल मेथड नहीं था, सर्जिकल मेथड है, वेरी इंपॉर्टेंट, रीनल बायोप्सी। तो प्री ऑपरेटिव नर्सिंग क्या रोल है सर्जिकल बायोप्सी में। प्री ऑपरेटिव नर्सिंग रोल क्या है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर। सबसे पहले आपको प्रोसीजर को क्या करना है, एक्सप्लेन प्रोसीजर। क्लियर है। फिर दूसरा सबसे मेन काम है इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना। हालांकि कंसेंट लेना किसका काम होता है, फिजिशियन का, ध्यान रखना, नर्स का नहीं है। लेकिन कंसेंट लिया कि नहीं लिया ये देखना, नहीं लिया तो डॉक्टर को बताना, ये काम नर्स का, वरना लीगल लायबिलिटी हो सकती है, ध्यान रखना। क्लियर है। इन्फॉर्म कंसेंट, क्लियर है, विटनेस के रूप में साइन भी करते हैं। इन्फॉर्म कंसेंट, चेक फॉर एनी एलर्जी टू डाई और ड्रग, किसी एलर्जी ड्रग या डाई से एलर्जी तो नहीं है। इसके अलावा उसका पेशेंट का प्रोसीजर से पहले वाइटल लेने, और वाइटल में सबसे इंपॉर्टेंट लेना टेम्परेचर और बीपी, ये दोनों स्पेशली चेक करना है। क्योंकि अगर प्रोसीजर के बाद टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इन्फेक्शन का इंडिकेशन है, और बीपी घट रही है तो किसका इंडिकेशन है, ब्लीडिंग हो रही है। क्लियर है, आई बात में। इसके अलावा सर्जिकल मटेरियल रेडी करना, जैसे बाई फ्रेगमेंट निडल। कौन सी निडल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। निडल बायोप्सी के लिए कौन सी निडल लेते हैं, बाई फ्रेगमेंट निडल। बाई फ्रेगमेंट का मतलब होता है 2 मुंह वाली निडल। कौन सी निडल, 2 मुंह वाली निडल। इसके अलावा पेशेंट को आपको समझाना, अपन ने बात किया था कि किडनी रीनल फेलियर्स के द्वारा, फेशिया के द्वारा डायफ्राम से कनेक्ट होती है। तो प्री ऑपरेटिव में आपको समझाना है कि जब आपकी बायोप्सी हो उस समय होल्ड द ब्रीथिंग, ताकि किडनी मूव नहीं करेगी, वरना किडनी मूव करेगी तो क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। ये तो प्री ऑपरेटिव कंडीशन। दूसरा, इंट्रा प्रोसीजर, क्या नर्स का रोल है, सबसे पहले पेशेंट को कौन सी पोजीशन देनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोन पोजीशन। ड्यूरिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ड्यूरिंग रीनल बायोप्सी कौन सी पोजीशन दोगे, प्रोन पोजीशन विद पिलो अंडर एब्डोमेन। कई बार जरूरत पड़ने पे एब्डोमेन के नीचे क्या लगाते हैं, पिलो, ताकि किडनी पूरी तरह से क्या हो जाए, एक्सपोज हो जाए। इसके अलावा आप प्री ऑपरेटिव में एक और ध्यान रखें, पीटी और आईएनआर भी असिस्ट करें, क्योंकि आप सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हो, आप ब्लीडिंग हो सकती है तो ब्लीडिंग नहीं रुकेगी तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो पहले आपका पीटी आईएनआर भी आपको क्या करना, असिस्ट। सबसे पहले प्रायोरिटी रोल ही पीटी आईएनआर असिस्ट है नर्स का। क्लियर है। प्रोन पोजीशन विद पिलो अंडर द किसके, एब्डोमेन। क्लियर है। एंड एडवाइस पेशेंट डू, एडवाइस पेशेंट दैट होल्ड द ब्रीथिंग। और कितनी देर के लिए ब्रीथिंग होल्ड करनी है, 5 से 10 सेकंड तक। आपने निडल डाली फिजिशियन ने, और प्योर स्टेराइल टेक्निक से। कैसी टेक्निक से, यानी स्किन को आपको बीटाडीन से पूरी तरह से, आपको बीटाडीन वगैरह से क्लीन करके आपको प्रोसीजर करना, 100% सर्जिकल टेक्निक है। क्लियर है, स्टेराइल टेक्निक से। आई वास्ट में सैंपल लेने के बाद आपको सैंपल भेज देना है। पोस्ट ऑपरेटिव नर्स का क्या रोल है, देखिएगा। पोस्ट ऑपरेटिव रोल, एक तो सैंपल कलेक्ट करना, लेवल करके लैब में भेजना है, बिलिंग वगैरह कराकर, जो भी हॉस्पिटल की पॉलिसी है। दूसरा, पोस्ट ऑपरेटिव आपको वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो पोजीशन कौन सी देनी है, तो वेरी इंपॉर्टेंट सुपाइन पोजीशन विद टाइट ड्रेसिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो आपको 3-4 गोज पीस लगा के टाइट क्या करनी है, आपको
ब्रेस्टिंग कर आपको ड्रेसिंग करनी ताकि ब्लीडिंग नहीं हो। और उसके बाद पेशेंट को कौन सी पोजीशन देनी है ताकि बॉडी का वजन पड़ेगा तो प्रेशर की वजह से ब्लीडिंग नहीं होगी। दूसरा पोजीशन आपने सुपाइन दे। उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव नर्स का एक और क्या लेना, वाइटल चेक करना। और वाइटल में सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रीनल बायोप्सी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव सबसे इंपॉर्टेंट वाइटल कौन सा है, टेम्परेचर, और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है बीपी। अब ये क्वेश्चन आ चुका है कि नर्स एक रीनल बायोप्सी के पेशेंट की, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट की केयर कर रही है और उसकी अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, उसका इंक्रीज टेम्परेचर हो रहा है, 101 डिग्री या ज्यादा है, कुछ भी ज्यादा है, नॉर्मल से पहले से ज्यादा है, तो नर्स का रोल क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इन्फॉर्म द फिजिशियन। किसको इन्फॉर्म करना, आपको तुरंत डॉक्टर को बताना है। इसका मतलब जो प्रोसेस किया वो अनस्टाइल टेक्निक से हुआ, कहने कि उसको इन्फेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, इन्फेक्शन। तो पोस्ट ऑपरेटिव सबसे इंपॉर्टेंट जो वाइटल है वो टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो नर्स का प्रायोरिटी रोल क्या, पोस्ट ऑपरेटिव रीनल बायोप्सी में, इन्फॉर्म द फिजिशियन। इसके बाद पेशेंट के साथ साथ में बीपी चेक करनी है। अगर बीपी कम आ रही है, हाइपोटेंशन है या टेकीकार्डिया है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है। क्या हो रही है, इसका मतलब ब्लीडिंग, और ब्लीडिंग हो रही है तो तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करें, वरना पेशेंट की हाइपोटेंशन में जाके शोक होकर डेथ हो सकती है। क्लियर है। इसके अलावा आप पल्स वगैरह चेक करें, पल्स में टेकीकार्डिया तो भी आपको असिस्ट करना है। इसके अलावा यूरिन को क्या करना है, आपको असिस्ट। अगर यूरिन में फ्रेश हिमेचूरिया आ रहा है, 24 घंटे तक हल्का बहुत रेड कलर या ओल्ड ब्लीडिंग आ रही है तो नॉर्मल रहेगी, 24 घंटे के बाद भी फ्रेश हिमेचूरिया तो क्या हो रहा है, मेसिव ब्लीडिंग हो रही है। क्लियर। तो तुरंत डॉक्टर को क्या करें, आप इन्फॉर्म करें। इसके अलावा लास्ट नर्स का रोल क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, आईवी फ्लूइड दे अकॉर्डिंग टू, या ओरली अगर अलाउ हो तो ओरली फ्लूइड ले 3 से 4 लीटर पर डे, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लूइड कितना लेना है उसको, कम से कम 24 घंटे में 3 से 4 लीटर फ्लूइड देना। इससे क्या होगा, फ्लूइड दोगे और प्लस साथ में डायरेटिक दोगे तो अंदर जो ब्लीडिंग हुई है, क्लोट बने, वो यूरिन के थ्रू क्या जाएंगे बाहर, ताकि किडनी डैमेज नहीं हो। तो क्लोट फॉर्मेशन को रोकने के लिए, किडनी डैमेज को रोकने के लिए क्या दोगे आप, आईवी फ्लूइड कितना, 3 से 4 लीटर, और साथ में क्या दोगे, डायरेटिक्स। ये थी प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव केयर एंड नर्सेज रोल। और ये कौन सा प्रोसीजर, रीनल बायोप्सी। नेक्स्ट देखिएगा इंपॉर्टेंट आईवीपी, कौन सा, आईवीपी, इंट्रावीनस पाइलोग्राम। कौन सा, आईवीपी, या इसी को क्या बोलते हैं, इंट्रावीनस पाइलोग्राम, आईवीपी, इंट्रावीनस पाइलोग्राम, आईवीपी। क्लियर है। इंट्रावीनस पाइलोग्राम है वेरी इंपॉर्टेंट, आपका रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेस्ट है, रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेस्ट है। क्लियर है। पर इसमें अपन रेडियो ओपेक डाई दे रहे हैं। कौन सी डाई दे रहे हैं, रेडियो ओपेक डाई। क्लियर है। और रेडियो ओपेक डाई देते हैं अपन आयोपेक्स। कौन सी डाई देते हैं, आयोपेक्स, 30 ml 50 ml अकॉर्डिंग टू फिजिशियन। आयोपेक्स देते हैं कितनी, आयोडीन 131 आता है, आयोपेक्स में क्या आता है, आयोडीन 131। तो आयोपेक्स देते हैं अपन पेशेंट को, रेडियो ओपेक डाई देते हैं। क्लियर है। और रेडियो ओपेक डाई देके अपन मल्टीपल एक्सरे करते हैं और ब्लॉकेज का पता लगाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आईवीपी, प्री ऑपरेटिव। प्री ऑपरेटिव नर्स रोल, आप क्या करना, आपको इन्फॉर्म कंसल्ट लेना है। क्या लेना है, इन्फॉर्म कंसल्ट। क्लियर है। पीटीआईएनआर करने की जरूरत नहीं है, एक तो इन्फॉर्म कंसल्ट लेना, प्लस आयोपेक्स जो डाई दे रहे हैं, आयोपेक्स डाई देनी है डॉक्टर के कहने पे पहले या ड्यूरिंग प्रोसेस, वो डॉक्टर डिसाइड करेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको देनी, फिजिशियन के अकॉर्डिंग। आयोपेक्स डाई एलर्जी को असिस्ट करना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या हिस्ट्री में पूछना है, हिस्ट्री ऑफ एलर्जी की, कि प्रीवियसली किसी डाई या वेरी इंपॉर्टेंट एलर्जी या सी फूड से या फिश से कई एलर्जी तो नहीं है, क्योंकि सी फूड में या फिश में आयोडीन पाया जाता है। अगर आयोडीन से एलर्जी है तो सी फूड से भी एलर्जी होगी, या पहले कभी भी आयोपेक्स दी है उसको एलर्जी, तो आपको पेशेंट को पूछना है, क्योंकि एलर्जी भी तो बहुत खतरनाक कंडीशन हो सकती है, पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो आयोपेक्स डाई की एलर्जी असिस्ट करनी है, या हिस्ट्री देखनी है कि सी फूड या फिश से कोई एलर्जी तो नहीं है। इसके अलावा पेशेंट को नॉर्मली बताना है कि आयोपेक्स लेने के बाद फेशियल फ्लशिंग, फेशियल फ्लशिंग का मतलब चेहरे का लाल पड़ना, क्या पड़ना, चेहरे का लाल पड़ना, फेशियल फ्लशिंग। बिटर टेस्ट इन माउथ, माउथ का मुंह, यानी मुंह में से कड़वी कड़वी सी आपको फीलिंग आना, और इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर,
बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होना, वार्मथ फीलिंग, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, गर्मी महसूस होगी, वार्मथ फीलिंग क्या है, नॉर्मल, यानी हल्की सी गर्मी महसूस होना, चेहरा लाल पड़ना, इसके अलावा क्या, मुंह कड़वापन होता, बिटर टेस्ट होना, ये सब क्या है, नॉर्मल फाइंडिंग है, घबराने की बात नहीं है। इंट्रा ऑपरेटिव वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन आ चुका, आईयूपी के दौरान कौन सी पोजीशन देते हैं, तो आईयूपी करते समय कौन सी पोजीशन, सुपाइन पोजीशन। अरे कौन सी पोजीशन बच्चों, सुपाइन पोजीशन, ये क्वेश्चन आ चुका, आईयूपी में कौन सी पोजीशन देते हैं, सुपाइन पोजीशन। क्लियर है। और अपन यहाँ पे आईयूपी डाइट है कि मल्टीपल एक्सरे करते हैं, एबनॉर्मलिटीज का असिस्ट कर लेते हैं। उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव रोल क्या है नर्स का, वेरी इंपॉर्टेंट, आपने आईयूपी डाइट दी तो पोस्ट ऑपरेटिव है आईवी फ्लूइड प्लस क्या दे, डायरेटिक्स अकॉर्डिंग टू फिजिशियन प्रिस्क्राइब, 2 से 3 लीटर आपको क्या देना है, वेरी इंपॉर्टेंट, आईवी फ्लूइड और साथ में लेसिक्स वगैरह देते हैं ताकि सारी की सारी डाई क्या हो जाए, एक्सक्रेट हो जाए, क्या हो जाए, एक्सक्रेट हो जाए। क्लियर है। ये थी छोटी छोटी बातें और इंट्रावीनस पाइलोग्राम आईवीपी। इसके अलावा कुछ और कॉमन डायग्नोस्टिक रिलेशन है, इसके अलावा कुछ और डायग्नोस्टिक रिलेशन है कॉमन, उसके देखिएगा डायग्नोस्टिक रिलेशन में कॉमन में जिसके अंदर केयूबी एक्सरे, कौन सा एक्सरे, किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर एक्सरे, ये तीनों का एक्सरे मल्टीपल किया जाइए। आजकल 3D टाइप के एक्सरे होते हैं जिसमें किडनी और यूरेटर और ब्लैडर तीनों के एक्सरे किए जाते हैं और इनका मेन फंक्शन है रीनल, यूरेटर या ब्लैडर स्टोन को असिस्ट करना। किसको असिस्ट करना, किडनी, ब्लैडर या यूरेटर में अगर कोई स्टोन है तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है उसको असिस्ट करने का, क्यूब एक्सरे। क्या करना, क्यूब एक्सरे। फिर अपन कर सकते हैं एंजियोग्राफी, किडनी की क्या करते हैं, एंजियोग्राफी। कई बार रीनल आर्टरी में ब्लॉक होता है तो हाइपरटेंशन वगैरह हो सकते हैं, जिसे गोल्ड ब्लेड हाइपरटेंशन बोलते हैं। रीनल आर्टरी में ब्लॉक होने की वजह से गोल्ड ब्लेड हाइपरटेंशन होता है। तो रीनल आर्टरी के प्रोफ्यूजन को देखने के लिए अपन क्या करते हैं, कई बार एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी सेम आईवीपी टाइप का प्रोसीजर है, उसमें भी डाई देके अपन मल्टीपल एक्सरे करके देखते हैं, वही सेम आईवीपी की तरह नर्सिंग केयर करनी है आपको। इसके अलावा किडनी में स्टोन है तो और क्या कर सकते हैं, लिथोट्रिप्सी। हर हॉस्पिटल में लिथोट्रिप्सी यानी स्टोन तोड़ना, स्टोन ब्रेकडाउन, लिथोट्रिप्सी कर सकते हैं आप, चाहे ओपन या आप लेजर टेक्निक से लिथोट्रिप्सी कर सकते हैं। इसके अलावा किडनी के अपन क्या करा सकते हैं, एमआरआई। क्या करा सकते हैं, एमआरआई। इसके अलावा किडनी की साइज वगैरह या स्टोन को देखने के लिए सबसे बढ़िया रहती है अल्ट्रासोनोग्राफी। इसके अलावा किडनी के अपन क्या करा सकते हैं, सीटी स्कैन, मल्टीपल। ये कॉमन आपकी क्या होती है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हो सकती है। क्लियर है। इसके अलावा किडनी को आप फिजिकली एग्जामिनेशन कर सकते हो। किडनी अदर देन जीआईटी आपको असिस्ट करना तो सबसे पहले करना है इंस्पेक्शन, फिर पेल्पेशन, फिर परकशन और फिर करना है ऑस्कल्टेशन, उल्टा चलना। पहले पढ़ा था अपन ने। ये थी छोटी छोटी बातें और क्या, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। क्लियर है।